नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास पढ़ेंगे। झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही यह टीजीटी, पीजीटी और नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक उपयोगी वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी भाषा का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और हिंदी तक किस प्रकार भाषा का सफ़रनामा रहा। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानियों द्वारा किया गया। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंद देश के निवासी। कालांतर में यह शब्द हिंदी भाषा के लिए प्रयोग होने लगा। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहला है भारोपीय, भारोपीय यानी भारत यूरोपीय। भारोपीय में हिंदी भाषा है जिसे 73% लोग बोलने वाले हैं। द्रविड़ भाषा जो है दक्षिण भारत की भाषा है, इससे 25% बोलने वाले हैं। ऑस्ट्रिक भाषा 1.3% बोलने वाले हैं। चीनी तिब्बती भाषा 0.7% बोलने वाले हैं। इस सब को जोड़ेंगे तो आपका 100% होगा। तो हिंदी जो है वह भारोपीय परिवार की भाषा है। इसके बाद हम लोग जानेंगे हिंदी की उत्पत्ति और क्रमिक विकास। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा चरण है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका कालखंड है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है, न कि ईसा पूर्व। तीसरा चरण है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका कालखंड है 1000 ईस्वी से अब तक। तो पहला जो चरण है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इस भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उन्हें भारतीय आर्य भाषा परिवार कहा जाता है। इसका मूल रूप वैदिक संस्कृत में मिलता है। जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है इसका मूल रूप कहाँ मिलता है? वैदिक संस्कृत में मिलता है। वैदिक संस्कृत का कालखंड क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे आर्य भाषा कहा जाता है या देव भाषा कहा जाता है। संस्कृत सभी भाषाओं भारतीय भाषाओं की जननी है। हिंदी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी कही जाती है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संहिता। इसके अंतर्गत 4 वेद आते हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, सामवेद और अंतिम वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद भारत की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और इसके अंतर्गत 10 मंडल आते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल आते हैं? 10 मंडल आते हैं और इसकी जो सूक्तों की संख्या है 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं। सामवेद भारतीय संगीत की जननी कहा जाता है। अथर्ववेद भारत का अंतिम वेद है। ब्राह्मण जो है इसके अंतर्गत ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण आते हैं। तीसरा जो है वैदिक संस्कृत का जो भाग है वह उपनिषद है। प्रमुख रूप से उपनिषदों की संख्या 12 है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का जो कालखंड है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत पाणिनि जिनकी पुस्तक है ग्रंथ है अष्टाध्यायी, अश्वघोष, भास, माघ, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास आदि रचनाकारों के ग्रंथ आते हैं जो लौकिक संस्कृत में है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत जो है सरल है। अष्टाध्यायी में वैदिक और लौकिक संस्कृत के दोनों रूप स्वरूप देखने के मिलते हैं।
अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? वह है पाणिनि। इसके बाद आर्य भाषा परिवार का जो दूसरा चरण है वह है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है अपभ्रंश। पाली का जो कालखंड है वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। संस्कृत 500 ईसा पूर्व के बाद काफ़ी सरल होती गई, जिसे पाली नाम दिया गया है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में सबसे प्रारंभिक भाषा पाली है। पाली को सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। पाली को क्या कहा जाता है? पुरानी प्राकृत कहा जाता है। पाली का जो कालखंड कितना है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। पाली को भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को पाली भाषा में उपदेश दिया। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मागधी कहते थे, क्योंकि श्रीलंका में भगवान बुद्ध के शिष्य पाली भाषा में वहाँ पर जाकर प्रचार किए बौद्ध धर्म का, इसलिए वहाँ के लोग इसे क्या कहते थे? मागधी कहते थे। पाली भाषा की प्रमुख रूप से मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर बोली जाती थी। पाली भाषा का अध्ययन करने का मुख्य आधार त्रिपिटक है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में की गई थी। बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। और महात्मा बुद्ध पाली भाषा में अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। पाली भाषा में रचित एक प्रमुख ग्रंथ है, वह है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के रचनाकार नागसेन हैं। इसके रचनाकार कौन है? मिलिंद पन्हो के नागसेन। पाली में 3 व्याकरण की पुस्तकें रची गई। पहला है सदय नीति व्याकरण, दूसरा है कच्चान व्याकरण, तीसरा है मोगलान व्याकरण। जो पाली भाषा में 3 व्याकरण की यहाँ पर पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं। पाली भाषा के रचनाकार हैं नागसेन मुख्य रूप से, और आचार्य बुद्ध घोष। इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार में पाली के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत। इसका कालखंड है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। 1 ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और सरल होती गई, जिसे प्राकृत भाषा कहा गया। प्राकृत का अर्थ होता है नैसर्गिक या स्वाभाविक या बोलचाल की आम भाषा बन गई थी। प्राकृत भाषा में व्याकरण रचने के कारण हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि कहा जाता है। आचार्य बररुचि प्राकृत भाषा के व्याकरण हैं, यानी व्याकरण वेता हैं, व्याकरण के जानकार हैं। इस काल के अन्य रचनाकार हैं प्राकृत के अन्य रचनाकार हैं हाल, सर्वसेन, जयवल्लभ। प्राकृत भाषा को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है शौरसेनी प्राकृत। शौरसेनी प्राकृत मथुरा के निकट सूरसेन की भाषा कही जाती है। किसकी भाषा कही जाती है? सूरसेन की भाषा कही जाती है शौरसेनी प्राकृत को, जो कहाँ पर है? मथुरा के निकट है। इसके अंतर्गत जो आते हैं भाषा बोलियाँ हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, ब्रज, कौरवी, हरियाणवी का विकास शौरसेनी प्राकृत से ही हुआ है। दूसरा है पैशाची प्राकृत। यह भाषा पश्चिमोत्तर पंजाब, अफगानिस्तान में बोली और लिखी जाती है। तीसरा है मागधी प्राकृत। यह दक्षिण मगध की प्रचलित भाषा रही है। चौथा है अर्ध मागधी प्राकृत। शौरसेनी और मागधी प्राकृत के मिश्रण से अर्ध मागधी भाषा विकसित हुई। अर्ध मागधी का निर्माण किन भाषाओं से हुआ है? शौरसेनी से हुआ है और मागधी से हुआ है। जैन साहित्य अर्ध मागधी भाषा में अधिक रचे गए हैं। भगवान महावीर जो जैन धर्म के प्रवर्तक हुए, उन्होंने अर्ध मागधी प्राकृत भाषा में अपने शिष्यों को उपदेश दिया। किस भाषा में महावीर ने उपदेश दिया? अर्ध मागधी प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। इसके बाद 5वां है महाराष्ट्रीय प्राकृत।
यह उत्तर भारत की सर्वाधिक विकसित भाषा थी, न कि महाराष्ट्र प्रदेश की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश, जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार की जो रही भाषा पाली है, प्राकृत है, और तीसरा है अपभ्रंश। इसका कालखंड है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है विकृत यानी बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। यह प्राकृत और आधुनिक भाषा के बीच की कड़ी कही जाती है। अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया। अपभ्रंश का सबसे पहला उल्लेख किसने किया? पतंजलि ने किया। किस ग्रंथ में किया? महाभाष्य में किया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विकृत यानी बिगड़ा हुआ। मार्कंडेय के अनुसार अपभ्रंश के 3 भेद हैं। पहला है नागर, जो गुजरात की बोली है। दूसरा है उपनागर, राजस्थान की बोली है। तीसरा है ब्राचड़, जो सिंध की बोली है। अपभ्रंश को 7 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सौर श्रेणी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती बोलियां आती हैं। इसके बाद है पैसाची अपभ्रंश। इसके अंतर्गत पंजाबी, जो सौर श्रेणी से प्रभावित है। तीसरा है ब्राचड़ अपभ्रंश। सिंधी, कोगरी, लहंडा, ये ब्राचड़ अपभ्रंश की बोलियां हैं। इसके बाद है खस अपभ्रंश, पहाड़ी, जो सौर श्रेणी से प्रभावित है। इसके बाद 5वां है अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी। छठा जो अपभ्रंश का वर्ग है, भेद है, वह है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश या मराठी और कोंकणी है। 7वां है मागधी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषाएं आती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषा का तीसरा जो चरण है वह है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यदि आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाइए, एक बार चेकआउट कीजिए, उसे देखिए। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो कालखंड है 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक आर्य भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, असमिया, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ये सारे, बिहारी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जितनी जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बोलियां जो हैं वे वीडियो के आगे पढ़ेंगे। इन भाषाओं की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां हैं ब्रज, खड़ी बोली, जयपुरी, भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली। इनके विकसित रूप हिंदी कहलाया। वर्तमान में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही परिनिष्ठित यानी अप्रूव्ड और मानक रूप में राजभाषा हिंदी है। आधुनिक हिंदी भाषा के 5 वर्ग यानी उपभाषाएं हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत जो बोलियां हैं वह है खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, बांगरू यानी हरियाणवी, और इसके बाद है कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। दूसरी जो उपभाषा है वह है पूर्वी हिंदी। वीडियो के पहले आपको आया है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, ये उपभाषाएं हैं। और इन उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां हैं वह इस प्रकार हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आते हैं। पहाड़ी के अंतर्गत मंडियाली यानी हिमाचली कहा जाता है, गढ़वाली और कुमाऊनी। आधुनिक आर्य भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं, जबकि द्रविड़ परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तमिल,
यह तमिलनाडु में बोली जाती है। दूसरा है तेलुगु, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। केरल मलयालम में बोली जाती है। इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार भाषा संस्कृत से पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक नदी की तरह सतत प्रवाहशील रही। भाषा एक नदी की तरह हमेशा लगातार प्रवाहशील होती रहती है और भाषाओं का निर्माण होता रहता है। तो अगले वीडियो में हम लोग अवहट के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।